डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस मतलब डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमने देखा है वो है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम एक्स, वाई और जेड से डिनोट करें, इसे हम एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस करें, और अगर कोई एक वेक्टर हमारे पास हो तो वो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ अगर वो गामा एंगल बनाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसके 3 डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। L इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा, M इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा और N इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। तो अब हमें जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम लिख सकते हैं तो L इज इक्वल टू कास 90 और कास 90 की वैल्यू हो गई आपकी 0। इसी तरीके से Z एक्सिस Y एक्सिस के साथ फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में कास 90 की वैल्यू 0, और लास्ट कास गामा मतलब जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 0, तो कास 0 की वैल्यू 1। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 0, 0 और 1। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0, 0, 1। अब हम दूसरे क्वेश्चंस के बारे में देखें। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्शनल एंगल ऑफ अ वेक्टर। इसमें से कौन सा किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शनल एंगल होगा। तो डायरेक्शनल एंगल का मतलब कि जो कि डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ऐसे एंगल जो डायरेक्शन कोसाइंस को बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस अल्फ़ा कास, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस अल्फ़ा बीटा, कास अल्फ़ा, कास बीटा और कास गामा है। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम इन वैल्यूज़ को, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस को बारी बारी इस आइडेंटिटी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि किसके लिए कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आती है। तो अगर हम देखें तो जो चौथा ऑप्शन है, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसके लिए हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 60। अब कास स्क्वायर 60 की वैल्यू आपको पता है 1/4 प्लस कास स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 प्लस कास स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/4, और अगर इसे हम जोड़ें तो हम पाएंगे 1, 2, 3 और प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जो चौथा ऑप्शन है, ये जो चौथा ऑप्शन है, इस चौथे ऑप्शन के लिए आपको ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब कि 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जो होंगे वो आपके डायरेक्शन एंगल होंगे किसी भी वेक्टर के। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने पहले से पढ़ रखा है वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपको वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, और वो ऑप्शन क्या है,
स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से किसके लिए दो अगर वेक्टर्स हमारे पास ए और बी दे रखे हों तो इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी सही होगी। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो हैं तो हमें पहले से पता है कि हमारा जो दोनों वेक्टर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन पे अगर आए, दूसरे ऑप्शन पे, तो क्या कह रहा है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो आपको ये भी पता है कि जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब तीसरे पे आए, तीसरा आपका ऑप्शन कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लगता तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यहाँ निगेटिव साइन लगता। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो चाहे a में से b घटाएं या b में से a घटाएं, ये इक्वेशन भी आपका सही होगा। इसका मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा, ऑल ऑफ दीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी वी हैव ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, जहाँ लैम्डा की वैल्यू आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, देन ए एंड बी आर। अब देखिए ये a इज इक्वल टू लैम्डा बी कोलिनियर वेक्टर्स के लिए होता है, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। अब ये सेम लाइन में भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर हमने एक वेक्टर ये लिया और दूसरा वेक्टर ये लिया तो भी हमारे ये काम कर सकता है। कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे होंगे अगर सेम लाइन में है, तो ये कोलिनियरिटी की बात करती है। दूसरा सेम लाइन में हो तो सेम लाइन की बात आपके पास हो गई। तीसरा पैरेलल वेक्टर्स है, तो आप देख रहे हैं ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल भी है, तो एक ही चीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। अगर a इज इक्वल टू लैम्डा बी सेटिस्फाई करता है तो ये कोलिनियरिटी वेक्टर की कंडीशन होती है। कोलिनियर वेक्टर्स सेम लाइन में भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं। और अगर आप यहाँ एक पैरेलल वेक्टर भी खींचते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोलिनियर हैं, इसका मतलब कि सेम लाइन में भी हो सकते हैं और पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस। तो ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन जो है वो स्पेस में फिक्स नहीं है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करता रहता है, तो ऐसा वेक्टर को हम फ्री वेक्टर्स कह सकते हैं। फ्री वेक्टर कहीं भी आने जाने के लिए फ्री होता है। नल वेक्टर की अगर हम बात करें तो नल वेक्टर किसी भी पॉइंट पर एक वेक्टर जो होगा उसे हम नल वेक्टर कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स होती है। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब किसी एक छोटे से जगह पे जो वेक्टर हो फिक्स हो, इसे हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ये मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, तो जब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये फ्री वेक्टर नहीं हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीट्यूड 1। तो आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपका कितना होता है, यूनिटी या 1 के बराबर होता है। A vector whose next question, a vector whose initial position is at origin is। अब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन जो है वो ओरिजिन पे है, तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो हम यहाँ से कोई भी वेक्टर अगर हम ड्रा करते हैं, चाहे ये वेक्टर हो, चाहे ये वेक्टर हो,
चाहे ये वेक्टर हो, तो आपको पता है कि मैकेनिक्स में ऐसे वेक्टर्स को हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर। तो आपको अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, हमें एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना होगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ आपका 90 डिग्री बनाता है, और जेड एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ आपका 90 डिग्री बनाता है। तो इस तरीके से आपके 3 डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे। एल इज इक्वल टू कास अल्फ़ा, मतलब कास 0 की वैल्यू 1, एम इज इक्वल टू कास बीटा, और कास बीटा कास 90 इज इक्वल टू 0, एंड एन इज इक्वल टू कास गामा, और ना कास 90 का मतलब हो गया आपका 0। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। तो जैसा कि आपने पहले निकाला है, अब इस कंडीशन में भी आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए वाई एक्स एक्सिस के साथ आपका 90 डिग्री बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ आपका 0 डिग्री बनाएगा, और वाई जेड एक्सिस के साथ जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। तो कास 90 कास 0 और कास 90 का मतलब 0 1 और 0, तो 0 1 0 ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 हो, लेकिन किसकी डायरेक्शन में हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर होता है आपका ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अब आपका वेक्टर ए है ही है, यहाँ पे वेक्टर ए है आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 4, और 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 13 और एक 14। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 14। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इतनी हो गई, और हमें निकालना क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो नया वेक्टर बनेगा, अगर हम इसे कहें कि ये वेक्टर b है, तो वेक्टर b इज इक्वल टू 5i प्लस 10j प्लस 13 15k डिवाइडेड बाई 3k 15k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन लास्ट वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ट्रू नहीं होता है। तो हमें पहले से पता है कि कास स्क्वायर अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस अगर कास अल्फा कास बीटा और कास गामा हो, तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये करेक्ट है आपका। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है ऑप्शन आपका कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
अगर हम cos स्क्वायर अल्फ़ा को तोड़ दे साइन में बदल दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसे देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अब इस 1 को इधर लाएं तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को राइट हैंड साइड में देते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को लाए, तो इसे अगर हम लेके आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका जो है, ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन से पहले हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो है वो रख देते हैं। तो हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस, अब कॉस स्क्वायर बीटा की जगह रख दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब अगर देखें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा और -1 इधर से इज इक्वल टू -1 इधर से आएगा तो -1 और +1 मिलके 2। इसका मतलब क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 2। तो आपको ये मिल रहा है, और ये जो होता है वो आपका दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका मतलब कि ये भी करेक्ट है। तो बच गया अब आपके पास एक ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर 3, और ये ऑप्शन जो होगा वो आपका, ये का डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर makes an angle 45 with x-axis and 30 with y-axis, then its angle with z-axis will be। ठीक है, तब इसकी z-axis के साथ क्या एंगल होगा। तो आप इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप डायरेक्शन कह रहा है कि कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री में जा रहा है, तो वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी एंगल है, कोई भी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, तो उस कंडीशन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में रख देंगे और तब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो ऑप्शन होगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ देयर एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। कह रहा है कि अगर कोई एक वेक्टर है जो कि सेम एंगल हर एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे।
सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हम डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी यूज करें तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको मिल गया कि उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो तीनों इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन द वेक्टर्स आर। अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, स्केलर प्रोडक्ट 0 होने का मतलब कि ए और डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी। यानी कि दोनों वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में आपका ये उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टू वेक्टर्स। नीचे दिए गए इक्वेशंस में या ऑप्शंस में से किसी भी दो वेक्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है, तो उनका अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी, तो चाहे ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, इसकी वैल्यू हमेशा करेक्ट होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं हम दूसरा ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है, यहाँ पे एक मिस स्पेल्ड है, ये है ए डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट ए बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट तो जो दूसरा ऑप्शन है उस दूसरे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी आ रही है सी। हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स की, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर आ रहा है जो किसी के फॉर्म में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, जो कि हमारे जो दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं तो उन दोनों वेक्टर्स में से जो उनका जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप देखें तो ए डॉट बी आपका स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरा आपका ए क्रॉस बी हमेशा आपका वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये फिर से स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। और ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब आप लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि ए मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इस वजह से आप इसे हटा देंगे और आपके पास जो सही ऑप्शन बचेगा वो बचेगा ए क्रॉस बी। कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ। अब इनमें से कौन से दो वेक्टर्स जो होंगे कब पैरेलल कहलाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं, अगर हम ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हम पहले से पता है कि दो वेक्टर्स तभी परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं
तो ए क्रॉस बी अगर हम जीरो करते हैं तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी चूँकि जीरो नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए आपका ज़ीरो नहीं है, बी आपका मॉड ऑफ बी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए डॉट ए कोई वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी वेक्टर का साथ लेते हैं मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन हमारे पास जो है वो वेक्टर जो है हमने उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं माना है, इसलिए भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कह रहा है अगर थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। पहला ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी ना। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमें पहले से पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और यहाँ पे साइन का इनवर्स। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, तो ये दे रहा है दूसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स के रूप में। तो हम डॉट प्रोडक्ट अगर यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की सहायता से ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। इसका मतलब कि जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट है। तो अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है। तो सही बात है, हमने देखा कि ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिखाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ऑफ टू वेक्टर्स वो एरिया पैरेललोग्राम देता है। तो हमारा ए क्रॉस बी जो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वो आपका एरिया पैरेललोग्राम देगा। ए क्रॉस बी जो होता है वो आपका एरिया पैरेललोग्राम देगा। जबकि अगर इसमें 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको देगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका एरिया पैरेललोग्राम होगा। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो इनमें से कौन सा सही है। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ए डॉट बी है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अगर इस ऑप्शन पे देखें तो जब दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो ये भी करेक्ट है। अब एक ऑप्शन बीच में बच जाता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब हम इसका यूज करके देखना है कि क्या होगा। तो हम करना ये चाहते हैं कि अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब किसी वेक्टर का उसी के वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है आपका ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए
माइनस बी। ठीक है, अब हम ए डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दें। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका? अब आपका बचेगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब 4 0 नहीं है, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा 0 को होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर टू वेक्टर्स a एंड b सच दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू mod of a इज इक्वल टू mod of b इज इक्वल टू mod of a माइनस b, देन द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। कह रहा है कि a और b का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हो और ये दोनों a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा। तो हम सेम फॉर्मूले को लगाएंगे और ये मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ देता हूँ। हमें करना क्या होगा, हम यहाँ ले लेंगे कि मॉड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b इस पूरे का स्क्वायर। हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, कोई वेक्टर का उसी के वेक्टर का साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका स्क्वायर होता है। इसका मतलब इससे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ a इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब आप डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दें और मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b करके इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये इनइक्वालिटी है जो कि मैं आपके लिए छोड़ता हूँ करने के लिए। वैसे आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी बताता है ये ऑप्शन आपका a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के सेपरेट से कम होता है। दूसरा a माइनस बी ए में से बी को घटाएंगे जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों के समेशन से कम होगी, ये भी आपको क्लियरली पता है। और तीसरा a माइनस बी, ये तीनों इनइक्वालिटी जो है हमारे अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर्स ये तीनों इनइक्वालिटी को शो करते हैं, जिसे आप इंटरमीडिएट की स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा। तो हम कह देते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा ए है और ये एक वेक्टर बी है। तो जब ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जो इस पे भी 90 डिग्री बनाती है और इससे भी 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन में एन हैट, जिसे हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन आपका दिखा रहा है एन हैट, जो ऑप्शन दिखा रहा है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही आपका जो है वो यूनिट वेक्टर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ला अगर आप लगा दें तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
क्रॉस वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ऑफ ए, बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए। अब इस टर्म को अगर देखें तो इसे लिख सकते हैं प्लस वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। तो अब अगर देखें तो ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब ये आपका जो टर्म होगा वो ज़ीरो होगा, ये भी टर्म आपका ज़ीरो होगा। तो आपके पास बचेगा क्या, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। तो आपको पता है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं टू टाइम्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए इफ ए बी सी रिप्रेजेंट द ट्रायंगल ए बी सी देन ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी और सी, तो अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए किसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख देते हैं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी होगी। ये ए है आपका वेक्टर, ये वेक्टर आपका मान लीजिए वेक्टर वी है और ये वेक्टर आपका सी है। तो अगर ए बी और वेक्टर सी, अगर हम ए बी के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ऊपर की तरफ। ए सी के बीच में लेंगे अगर क्रॉस प्रोडक्ट तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन ए बी सी इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो रहा है। और बी और सी के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो इसकी डायरेक्शन बी और सी के परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि हर केस में ये जो हमारे वेक्टर्स हैं, ये जो सम है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये परपेंडिकुलर आपके इस ट्रायंगल के लिए होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रायंगल ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। अब देखिए इनमें से अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हैं तो हमारा जैसे ही अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो हमने क्या किया है कि बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी रखा है। तो हमें पता है कि बी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब अगर बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी रखेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा और वो नेगेटिव साइन यहाँ है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। दूसरा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो या बी डॉट सी क्रॉस सी हो बराबर होता है सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन भी सही होंगे। फॉर्मूला होता है आपका ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इस वजह से ये दोनों भी ऑप्शन होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वेक्टर्स ए बी सी द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी। ए डॉट बी क्रॉस ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होगी। तो आप आसानी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तीन वेक्टर्स का ये सिंपल प्रोडक्ट दिया हुआ है
तो सिंपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका आप यूज करें। और अब देखते हैं कि जैसे ही किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपका जो वैल्यू आएगी, अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स ज़ीरो हो जाते हैं, अगर हम लिखते हैं ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी, अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी किसे क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललो पाइप, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके पास आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और जो क्वेश्चंस हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।